सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में, राइट? तो सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा प्लान ये है कि हम लोग सबसे पहले लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट? जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। लीनियर कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को R से डिनोट करते हैं और ये एक नंबर है। बेसिकली इट इज ए नंबर जो विच मेजर्स क्या कि हाउ वेल पेयर्ड सैंपल डेटा फिट्स ए स्ट्रेट लाइन पैटर्न व्हेन ग्राफ्ड। यदि दो पेयर्ड सैंपल डेटा है और उसका हम जब ग्राफ बना रहे हैं, राइट, तो लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ये मेजर करता है कि हाउ वेल पेयर्ड सैंपल डेटा फिट्स ए स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक ग्राफ भी खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ सैंपल डेटा चाहिए, राइट? और पेयर ऑफ सैंपल डेटा को, क्योंकि दो टाइप का दो वेरिएबल आ गया, दो डेटा वेरिएबल्स है बेसिकली, राइट, इसलिए उसको बोलते हैं बाईवेरिएट डेटा भी। करेक्ट। तो R का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दो पेयर्ड सैंपल डेटा लेंगे, राइट, और उसको सॉफ्टवेयर यूज करके R का वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट। अब उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि R का जो भी वैल्यू आया है उस वैल्यू पे जाकर के हम डिसाइड करेंगे कि वेदर देयर इज ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में लीनियर कोरिलेशन है या नहीं है, ये डिसीजंस लेंगे। ठीक है। इन दिस सेक्शन वी कंसीडर ओनली लीनियर रिलेशनशिप, सिर्फ हम लोग लीनियर रिलेशनशिप की ही बात करेंगे, राइट? इसका मतलब क्या है? विच मीन्स दैट व्हेन ग्राफ्ड in a scatter plot the points approximate a straight line pattern। अब स्केटर प्लॉट क्या है वो आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग उसका स्केटर प्लॉट पे ग्राफ बनाएंगे या स्केटर प्लॉट खींचेंगे उसका, तो पॉइंट्स जो होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन पैटर्न में दिखना चाहिए, वो दिखेगा। यदि दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पैटर्न में, इसका मतलब कि वो लीनियर रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल के बीच में। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। दूसरा पार्ट जो है, इन पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स फॉर कंडक्टिंग ए फॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, right? Hypothesis test that can be used to decide whether there is a linear correlation coefficient between all population values for two variables। मतलब ये यहाँ पे अब हम लोग क्या डिसाइड करने वाले हैं कि देखो, हमारा हमेशा इस दो वेरिएबल जो सैंपल डेटा लिया, राइट, करेक्ट, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसी को हम लोग पॉपुलेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज कर रहे हैं? हम लीनियर कोरिलेशंस देखना चाह रहे हैं। तो यदि मान लो कि जो सैंपल मिला मुझे, उसको दोनों में लीनियर कोरिलेशन का वैल्यू कुछ मिलेगा, तो क्या वो वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? क्या हम उस कोरिलेशन का जो भी रिजल्ट जो आ रहा, मतलब कोरिलेटेड वेरिएबल्स है दोनों, तो क्या इसको पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसके रिजल्ट को? उसी के लिए तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो इस कोरिलेशन के केस में भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो यहां भी वो स्टेप्स देखेंगे। तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रियल आपको यूज हर जगह पता चलेगा। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक जनरल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात समझी थे। अब और वो चीजें लकीर और खींचती जाएगी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी, क्योंकि हर जगह हम उस चीज को यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। फाइनली थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में ये लेक्चर होने वाला है। तो थर्ड पार्ट में क्या डिस्कस करने? वी डिस्कस ए मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन, राइट, वेयर बाई वी रीसैंपल मेनी टाइम्स टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो कोरिलेशन। एक मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, जहां पे हम लोग ये नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा मानेंगे
यहाँ पर भी कि देयर इज नो कोरिलेशन। हमारा तो पर्पस ही था कोरिलेशन प्रूव करना था, इसीलिए मैंने स्टडी करी थी, तो वो चला जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, करेक्ट। तो ये दे जानने के लिए कि एक्चुअली में कोई देयर इज नो कोरिलेशन, उसके लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन, तो वो सीखेंगे। सो ये हमारा प्लान है। आगे चलो, राइट। सो पहला चलते हैं हम लोग डेफिनेशन पे, राइट। देखो डेफिनेशन में एक कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है, पहले कोरिलेशन का डेफिनेशन से, एक कोरिलेशन एग्जिस्ट, a correlation exists between two variables, right, when the values of one variable are somehow associated with, a correlation exists between two variables when the values of one variable are somehow associated with the values of other variable। कोरिलेशन तब कब होगा, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बीच में, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के बीच में कुछ न कुछ एसोसिएशंस बन रहा हो। वो एसोसिएशन किसी भी टाइप का हो सकता है कि मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक बढ़े तो दूसरा घटे, राइट, ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई एसोसिएशंस होना चाहिए, यदि है तो हम बोलेंगे कि ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। ये ना इमेज प्रोसेसिंग में भी कई बार आता है, कोरिलेशन का यूज करेंगे कि बोलते हैं हम लोग कि पिक्सल वैल्यूज आर कोरिलेटेड, नेबरिंग पिक्सल वैल्यूज आर कोरिलेटेड। यदि आपको सेंट्रल पिक्सल वैल्यू का पता चले न्यूक्लियोमेट्री में, तो आसपास के भी काउंट आप रफली बता सकते हैं, क्योंकि उसका उसके बीच में एसोसिएशंस होता है। यदि एक जगह एक्टिविटी ज्यादा है तो उसके आसपास में भी एक्टिविटी आएगी, इन दैट वे दे आर कोरिलेटेड। आप समझ गए, सेंट्रल पिक्सल का भी वैल्यू है और उसके आसपास के भी जो पिक्सल्स जो है उसका भी कुछ न कुछ वैल्यूज है, बट दे आर कोरिलेटेड। यदि सेंट्रल पिक्सल का वैल्यू ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उस पिक के आसपास में भी काउंट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां जीरो मिल जाएगा, जस्ट एक पे बहुत ज्यादा काउंट हो एकदम से नेक्स्ट उसके नेबरिंग पिक्सल पे जीरो काउंट हो, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। तो ये कोरिलेटेड होते हैं। अब ये तो कोरिलेशन हो गया कि समहाउ दे आर एसोसिएटेड विद, लेकिन किस वे में एसोसिएटेड है ऐसा चीज जो है वो इसने नहीं बोला। देखो बोला कि कोरिलेशन में सिर्फ एसोसिएशन चाहिए दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन किस तरह का एसोसिएशन है उसकी बात नहीं करी। तो लीनियर, यदि इसके पहले आ गया वर्ड लीनियर कोरिलेशन, इसका मतलब लीनियर है, एसोसिएशन भी दोनों के बीच में लीनियर है। तो linear correlation exists between two variables when there is a correlation and the plotted points of pair data results in a pattern that can be approximated by a straight line। वो एक ऐसा पैटर्न बनाता है, यदि डेटा दोनों वेरिएबल को हम लोग प्लॉट करते हैं, एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे और दूसरे वेरिएबल को यदि हम वाई एक्सिस पे पैटर्न प्लॉट करते हैं, तो जो पॉइंट्स जो पड़ेंगे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएंगे, और वो पैटर्न जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का यदि पैटर्न होगा तो हम बोलेंगे कि लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एक है पावरबॉल टिक्स सोल्ड एंड जैकपॉट अमाउंट, राइट। अब जैकपॉट और ये टिकट है, राइट। अब इतने टिकट सेल हुए, राइट, 54, तो अमाउंट कितना आया 16 के, तो ये अमाउंट 127 आया, 41 पे 300 आया, ऐसे करके आया। तो ये एक हमारे पास टेबल है। अब द स्कैटर प्लॉट इज शोन इन फिगर 10.1, इसी का स्कैटर प्लॉट यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे जैकपॉट लिया, राइट, जैकपॉट में मिलियन में लिखा यहाँ पे, और दूसरी एक्सिस पे क्या लिया, टिकट्स लिया, राइट। तो ये टिकट्स, और उसके बाद ये जाकर के इसका देखो यहां से शुरू हो रहा है, ये 100 दिखाया, राइट। ये देखो यहाँ पे
ठीक है, 100 से लेकर के 350 तक लिखा है। अब ये देखो यहाँ पे मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू जो है 145 है, सॉरी 127 है। तो ये पूरे के पूरे इस एक्सिस पे आ जाएगा, मिनिमम और अपर लिमिट पे। भाई 100 से लेकर के 350 के बीच के ही तो पॉइंट जैकपॉट पे लेने हैं, राइट। और टिकट्स में 16 है मिनिमम, राइट, और मैक्सिमम जो है वो कितना है, 54 है। तो देखो यहाँ पे 10 ले लिया मिनिमम और यहाँ पे 60 ले लिया। तो ये क्या करेगा, एक ग्राफ खींच दिया। अब कैसे ग्राफ खींचेंगे, जैकपॉट 334, तो हम क्या करेंगे 334 के आसपास में जाएंगे और ये देखेंगे 54 है, राइट। तो ये 334 के आसपास का ये पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, राइट। तो ये डॉट 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 ऐसे करके बना, करेक्ट। तो ये एक पैटर्न बना आपके पास। यही बोल रहा था कि स्कैटर प्लॉट इसी को बोलते हैं, दोनों वेरिएबल के बीच का ग्राफ ऐसा ही है, करेक्ट। तो इसको बोलेंगे स्कैटर प्लॉट, राइट, क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, देयर does appear to be a distinct pattern of increasing Powerball tickets sales corresponding to increasing jackpot amount, right। ये टिकट वर्सेस ये दोनों का, जैसे जैकपॉट सेल ये यदि बढ़ रहा है यहाँ पे, करेक्ट, the power increasing, there is a pattern of increasing Powerball ticket sales, right, corresponding to increasing jackpot amount। मतलब जैसे जैसे जैकपॉट का अमाउंट बढ़ रहा है, हर जगह पे नहीं लेकिन हर जगह पे ये बढ़ रहा है, तो टिकट्स का भी ये अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है। There do not appear to be any outlier। आउटलायर क्या होता है, आउटलायर वो होता है कि जो अदर वैल्यूज से काफी दूर हो, ज्यादा हो, या तो ज्यादा हो या बिल्कुल कम हो अदर वैल्यू से। तो ऐसा नहीं है, करेक्ट, राइट। विच आर डेटा पॉइंट्स दैट आर फार अवे फ्रॉम द अदर डेटा पॉइंट्स, उसको बोलते हैं आउटलायर। तो इसमें कोई आउटलायर नहीं है, क्लियर। यहां तक इस स्लाइड में जो भी बातें लिखी हुई है, आगे चले, ठीक है। इसमें जो है आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इससे होकर के जा सकता है, तो इसीलिए वो लिख रहा है क्या कि इट हैज गॉट ए डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन और लीनियर पैटर्न। वी से दैट देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। क्यों, सिंस द x वैल्यूज इंक्रीजेज, as the x value increases the corresponding y value also increases। ठीक है, यदि x बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से y भी बढ़ रहा है, इसलिए that's why straight line तो है, लेकिन it is a positive straight line है, पॉजिटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, राइट। सिंस एक तो पॉजिटिव correlation between x and y, since the x value increases the corresponding y value also increases, y भी increase करेगा, मतलब एक डायरेक्शंस में, पॉजिटिव डायरेक्शंस में चला, राइट। और b ये वाला फिगर, इस फिगर में भी देखो तो आप लाइन जो है वो खींच सकते हो, इधर भी लाइन खींच जाएगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, राइट। तो इसलिए वी से देयर इज ए 10b में क्या है, देयर इज ए नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, सिंस एज द x वैल्यू इंक्रीजेस द corresponding y वैल्यू डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड में यहां पे देखो नो डिस्टिंक्ट पैटर्न, क्यों, यहां से कोई लाइन नहीं खींच सकते, किधर की तरफ भी, मतलब कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है जहां से हम लाइन तो क्या कोई कर्व भी खींच पाए, नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला नो
डिस्टिंक्ट पैटर्न, और यदि कोई डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं मिलता इसका मतलब क्या है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है जी। नाउ अब यहां पे देखो इस वाले फिगर में देखेंगे आप, इस वाले फिगर में क्या है कि एक लाइन तो नहीं बन रहा है लेकिन एक कर्व की तरफ बन रहा है, राइट। तो अभी यहां पे क्या दिखा, ये देखो डिस्टिंक्ट पैटर्न तो है, सजेस्टिंग correlation between x and y, but the pattern is not that of a straight line. x और y के बीच में रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, तो कोरिलेशन है, लेकिन वो कोरिलेशन स्ट्रेट लाइन का कोरिलेशन नहीं है। क्लियर। अब देखो ये ना, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो बिल्कुल आसान हैं, राइट। अब क्या करेगा आपसे जो एग्जामिनर जो है, यदि मान लो अभी तो हम लोगों ने सीख लिया या किसी को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तो इसका जवाब दे पाएगा, लेकिन जिसने कोरिलेशन ये सारी चीज पढ़ा ही नहीं हो और एग्जाम देने चला गया हो, और तो ये भी क्वेश्चन इसलिए वो लोग फंडामेंटल क्वेश्चन जो होते हैं कई बार ग्राफ दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, या कोरिलेशन है या नहीं है, ये लीनियर कोरिलेशन है या नहीं है, या कर्व लीनियर रिलेशनशिप बता रहे हैं, या कुछ समथिंग लाइक दिस। मतलब फिगर देख करके मल्टीपल चॉइस यहाँ पे बनाया जा सकता है इस टाइप का। तो एक चीज तो ये का ध्यान रखना है। आगे चले, यहाँ तक क्लियर। हम लोग ज्यादा स्पीड से तो नहीं है ना, बिल्कुल आराम से, बढ़िया, क्लियर, वेरी नाइस। मुझे तो पसंद है ये सब चीजें। ओके ठीक है। अब देखो, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर कोरिलेशनशिप विथ आर। मतलब बेसिकली अब हम क्या करना है कि ये आर का वैल्यू निकालना है, समझ गए, कि उसका स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन कितना है। आर का वैल्यू डिसाइड करेगा कि हाउ वेल इट फिट्स द डेटा फिट्स द स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। Because conclusions based on visual examination of scatter plots are largely subjective. जैसे मतलब हम लोग जैसे अभी देखे स्केटर प्लॉट खींचा, राइट, तो स्केटर प्लॉट देख करके कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना वो बिल्कुल एक सब्जेक्टिव मैटर है। भाई मान लो सब्जेक्टिव मैटर कहने से क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको उसका अनुभव है, आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो आप सही आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप गलत भी इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि या दूसरा सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्कैटर प्लॉट देख करके सब लोगों के ओपिनियन कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, और इट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए चूंकि ये सब्जेक्टिव है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मोर ऑब्जेक्टिव मेजर्स। मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव मेजर्स में कोई एक पर्टिकुलर कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू आप बता दो, कोई एक नंबर बता दो जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। मतलब सॉफ्टवेयर में डाला, वो एक नंबर दिया, वो तुम डालो ला करके डेटा, या शरद ला करके सेम डाटा डाले, या मैं ला के डालू, हर केस में वो वैल्यूज सेम ही आएगा। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मेजर, कि वो जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। So we need to have the objective measure. We use linear correlation coefficient R, which is a number that measures the strength of the linear association between the two variables. तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम लोग क्या करेंगे कि we use the linear correlation coefficient R, right, which is again the number which measure the strength of the linear relationship association between the two variables. मतलब वहां पे how data fits the straight line, जो straight line की बात करी थी जब आप linear correlation coefficients की बात कर रहे थे, linear की बात, तो यहाँ पर भी जो होगा वो R का वैल्यू जो होगा वो linear correlation coefficients की ही बात करेंगे। तो linear correlation coefficient जो है वो वैल्यू जो है
वो दोनों वेरिएबल के बीच में वो स्ट्रेट लाइन, हाउ वेल इट फिट्स द स्ट्रेट लाइन, तो एक तो अगेन सब्जेक्टिव वर्ड में है ना, और वो आर का वैल्यू दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है, कि स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, कितना लीनियर है, लीनियरिटी कितनी है, वो आर का वैल्यू डिटरमिन करेगा। करेक्ट। डिफिनीशन वो वही है, फिर सेम चीज है कि डिफिनीशन में लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर correlation between the paired quantitative values y, x and y, x values and y values in a sample। दूसरा चीज लिखा है कि the linear correlation coefficient is computed, right, R is computed using the formula 10.1 or formula 10.2, right। The linear correlation coefficient is sometimes referred as a Pearson product moment correlation coefficient। ठीक है, एक ये पॉइंट भी याद रखना है, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन द ऑनर ऑफ कार्ल पियर्सन हु ओरिजिनली डेवलप्ड दिस। तो लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट को किसने डेवलप किया, मेजर को कार्ल पियर्सन ने किया, इसलिए इसको पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट को पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है, इन द ऑनर ऑफ कार्ल पियर्सन, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। अब दो फॉर्मूला है इसको आर के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सो एक फॉर्मूला तो ये है 10.1, इसमें क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ आपका पेयर्ड सैंपल चाहिए ना इसके लिए, तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो गया n। x और y पता है, दो वेरिएबल, एक वाला को एक वेरिएबल डेटा पॉइंट वाले वेरिएबल को x बोलेंगे, दूसरे वाले को y बोलेंगे, राइट। जैसे उसमें जैकपॉट और टिकट्स का जो था, एक को x मान लेंगे, कोई को y मान लेंगे। ये सिग्मा है, सिग्मा इंटू एक्स वाई, इसका मतलब होता है x और y को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सारे को जोड़ना पड़ेगा पूरा, x1 y1, x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2 लाइक दिस सो ऑन, राइट। तो ये सिग्मा है। दूसरा है सिग्मा x, मतलब x वेरिएबल को सारे को जोड़ लेना है, सिग्मा y में तो y वेरिएबल को जोड़ लेना है, राइट। और ये फॉर्मूला सिग्मा x स्क्वायर का मतलब पहले x को स्क्वायर करना है और फिर सम करना है, राइट। सिग्मा x तो पता ही है, सारे जोड़ लिया। उसी तरह से सिमिलरली सिग्मा y का स्क्वायर मतलब y को स्क्वायर करके तब जोड़ना है सारे को। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। जनरली आपको हाथ से हो सकता है कि कंप्यूट ना करना पड़े, बट आपको तरीका पता होना चाहिए, ये जरूरी है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। करेक्ट, पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो थोड़ा सा एफर्ट लगता है हर चीज में, इतने बात लोग बोलते हैं कि इतनी चीजें तो आपको आनी ही आनी चाहिए, भले फॉर्मूला आए ना आए, बट कितना टाइम लगता है एक फॉर्मूला रट्टा मारने में, एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने में। बट वंस यू ऐड ऑन दैट योर वैल्यूज इंक्रीजेस। क्यों? वो चेहरे से दिखता है। क्यों दिखता है चेहरे से? आपके कॉन्फिडेंस में झलकता है। तो कुछ भी पूछना पूछ ले यार, आज तो मैं तैयार हूं, कुछ भी पूछना पूछ ले तू। करेक्ट ना? थोड़ा एफर्ट चाहिए होता है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा, बस दैट्स ऑल, एक पुश, यू आर द हीरो, राइट। दूसरा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा, देखो जेड एक्स जेड वाई है n-1। यहाँ पे एक बात भी लिखा है इसने, गुड फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन, मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छा है फॉर्मेट। और यहाँ पे लिखता है गुड फॉर्मेट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कोरिलेशन क्या है उसको समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो इस फॉर्मूला से बोलता है कैलकुलेट करो, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे, देखते हैं आगे के स्लाइड्स में कि हमें ये कितना अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कोरिलेशन कैलकुलेट करने का इसी फॉर्मेट से, इस फॉर्मूला को नहीं यूज करा, जबकि हम उससे भी कर सकते थे। तो थोड़ा टाइम शॉर्ट करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला जो लिया वो यही लिया है और इससे कैलकुलेशंस किया एग्जाम्पल में।
यहाँ पे जेड क्या डिनोट करता है? जेड डिनोट कर रहा है द जेड स्कोर फॉर इंडिविजुअल सैंपल वैल्यू एक्स। मतलब एक्स जो वेरिएबल जो था, जो दो डेटा पॉइंट था आपका एक्स और वाई था, तो एक्स वैल्यू जो था इंडिपेंडेंट जो डेटा पॉइंट था उसका जेड स्कोर कितना है? जेड स्कोर बताएंगे ना आगे। ये जेड स्कोर का एसपीएम में बहुत जरूरत पड़ता है। एसपीएम स्टैटिस्टिकल पैरामीट्रिक मैपिंग, ये डॉक्टर माधवी करती है ना। हाँ, जेड स्कोर समझे। तो जेड स्कोर की जरूरत उधर पड़ती है, आगे बताएंगे। कल भी बताया था जेड स्कोर, जेड स्टार वही है जेड स्कोर, उधर से ही निकालते हैं। ठीक है। फॉर इंडिविजुअल सैंपल वैल्यू एक्स एंड जेड वाई जो है इज द जेड स्कोर फॉर कोरस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यू वाई। सैंपल वैल्यू वाई के लिए जो है वो उसका जेड स्कोर कितना है, और यही इस फॉर्मूला में प्लग इन करना है। जेड स्कोर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड स्कोर ऑफ वाई, और फिर उसको सम कर लेना है, राइट, डिवाइडेड बाई n-1। दिस विल गिव अस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r का वैल्यू दिख जाएगा आपको कितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, विच इज द लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा, राइट, इन नंबर ऑफ सैंपल, राइट। ठीक है अभी तक। नाउ बिकॉज द लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग सैंपल डेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज ए सैंपल स्टैटिस्टिक्स, राइट। यूज टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स इसको बोलते हैं, यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है जी। इफ we had every pair of x and y values from entire population, right, मतलब जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया था, राइट, उसके सारे पॉपुलेशन जो पूरे पॉपुलेशन का एक एक मेंबर का यदि x और y वैल्यू यदि होता और तब जब निकालते, उस केस में द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला 10.1 इसका या 10.2 would be a population parameter, तब जाके population parameter बनता वो। ठीक है। It is represented by R Greek letter rho। तो population parameter जो है रो से डिनोट करते हैं, राइट, और स्मॉल r का जो दिख रहा है ये सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मतलब ये सैंपल से निकाला है, और पॉपुलेशन जो है वो रो से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। आगे चलो। वेरी नाइस। राउंडिंग द लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट R, राइट, राउंड द लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट R to the 3 decimal places so that the values can be directly compared to the critical values in table A6। वो बोल रहे हैं कि जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं R का वैल्यू तो डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो डेसिमल पॉइंट में आएगा तो डेसिमल के 3 प्लेस तक जाना है, बस वहां पे जाकर के राउंड कर दीजिए, क्योंकि वो उस समय पे टेबल में यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यूज जो दिया हुआ, कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो आइदर वी नीड पी वैल्यू या नहीं तो क्रिटिकल वैल्यूज, और उसी बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। तो जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट R के लिए जो क्रिटिकल वैल्यूज का टेबल जो है उसमें 3 पॉइंट तक ही लिया हुआ, डेसिमल के 3 पॉइंट तक का ही वैल्यूज कोडेड दिया हुआ है। तो इसलिए जो भी आप कैलकुलेट करेंगे अगर R का वैल्यू, उसको 3 डेसिमल पॉइंट तक ही राउंड ऑफ करिए ताकि कंपैरिजन आपके लिए इजी हो जाए, करेक्ट। तो ये टेबल जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो n दिया है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितना था, और ये क्या है अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ 0.05, वही जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मजा आ रहा है ना, है? और यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 0.01 पे क्या वैल्यूज होगा, सही है ना। देखो कितनी खुशी होती है, यू जस्ट बिकम, योर फेस बिकम जस्ट ब्राइटन
जब आपको पहले से कुछ चीजें पता होती है और आपको हर चीज धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाती है, बट उसके लिए इनिशियल एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. यू हैव टू कम आउट विद दैट. थोड़ा एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, देन इट बिकम्स वेरी इजी. ओके फाइन. नाउ अब क्या, इंटरप्रेटिंग द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट. सो लेट्स गो से यूजिंग पी वैल्यू. एक तो पी वैल्यू से, राइट. तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए मुझे, पी वैल्यू चाहिए और सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा चाहिए. एज फॉलोज, क्या, इफ पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, राइट. पी वैल्यू का वैल्यू क्या है, यदि लेस देन इक्वल टू अल्फा है, मतलब अल्फा से कम है या बराबर है, इसका मतलब सपोर्ट्स द क्लेम ऑफ लीनियर कोरिलेशन, राइट. मतलब जो आप लीनियर कोरिलेशन ढूंढ रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. पी वैल्यू लेस देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. देखा कोई बात नहीं, ठीक है. ये लिखा कि इफ पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, उस केस में सपोर्ट्स द क्लेम ऑफ द लीनियर कोरिलेशन, राइट. और यदि, उसका मतलब क्या हुआ कि यदि उसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो उस केस में क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, मस्ट गो. null hypothesis must go, and if it is greater than, null hypothesis will fly. अरे वाह, गुड, ठीक है. सो एक सेकंड है, if p value is greater than alpha, it does not support the claim of linear correlation. मतलब it is failed to reject the null hypothesis. ये ना, रिजेक्ट पहला था, दूसरे में फेल टू रिजेक्ट, तो मतलब फ्लाई. यूजिंग टेबल 8.6 इंटरप्रेट द आर. अब इस टेबल को देख करके यदि इंटरप्रेट करना है तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, करेक्ट. दो हो गया, एक पी वैल्यू पे देख लिया और दूसरे वाले पे जो है अब टेबल से कंपेयर करना है. कंसीडर द क्रिटिकल वैल्यूज फ्रॉम टेबल A6 और टेक्नोलॉजी एज बीइंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. Draw a graph similar to figure 10.3, right. इस पहले क्या बोला, consider the critical values from table this. तो नंबर ऑफ डेटा सैंपल आपको पता है, करेक्ट, और आपने अल्फा ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, राइट. तो उस पर्टिकुलर सैंपल पे जाइए और अल्फा का वैल्यू देखिए, राइट. तो ये आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगा. तो पहला स्टेप्स तो हो गया, कंसीडर द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टेबल, या बोल रहा है और टेक्नोलॉजी एज बीइंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी है, करेक्ट. ड्रॉ ए ग्राफ सिमिलर टू फिगर 10.3. आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है. कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो यहां पे 0 था, जब हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था वहां पर भी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रॉ किया था और मीन को 0 पे रखा था, और ये -1 से 1 की तरफ वो भी गया हुआ था, मतलब वो भी तो ऐसे ही जा रहा था, बेल शेप में जा रहा था. सिमिलर उसे ही करना है. यहाँ पे रहेगा 0, इधर की राइट साइड में +1 और इधर रहेगा -1. समझ गए, क्लियर. अब देखिए ये इसी पे अब जो क्रिटिकल वैल्यू जो भी आपका मिला हुआ था वो पॉइंट मार्क करेंगे. तो आर का वैल्यू इतना और ये क्रिटिकल वैल्यूज आ गया जो सिग्निफिकेंस लेवल पे चाहिए था, राइट. तो ये देखो आर का वैल्यू 0.666 पॉजिटिव वाला के साइड में आ गया और इस दूसरे साइड में वही वैल्यू आर का वैल्यू नेगेटिव वाला साइड में आ गया, ठीक है, सेम वैल्यू. तो क्रिटिकल वैल्यू आपने मार्क कर दिया. अब आगे चलते हैं, इतना काम कर दिया हमने. सिमिलर टू द एज बिलो एंड यूज्ड इन एग्जांपल फॉर इतना एंड देन यूज द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अब फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज कर रहा है. कोरिलेशन, इफ कंप्यूटेड लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर लाइज इन द लेफ्ट टेल,
lies in the left tail or below the leftmost critical values, right? लेफ्ट टेल में मतलब यदि ये इधर की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो सैंपल वैल्यू, देखो यहां से तो क्रिटिकल वैल्यू आपने मार्क किया, और जो डेटा जो बोला था कि 10.1 और 10.2 जो फॉर्मूला दिखाया था आर का कैलकुलेट करने का, जहां पे एक्स वाई सिग्मा वो सारे टर्म्स आए थे, उससे कैलकुलेट करके एक आर का वैल्यू आएगा। अब देखना है कि इसी लाइन पे वो आर का वैल्यू कहां पे जा रहा है, समझ गए? करेक्ट, वो यहां पे आ रहा है या इधर की तरफ आ रहा है या इधर आएगा, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा आर का वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करा है, समझ गए? क्रिटिकल वैल्यू यहां से लिया, बाकी चीज जो कैलकुलेट करके आया वो ये वैल्यू मार्क करना है, इसी लाइन पे वो भी मार्क करना है, समझ गए? अब देखो यहां पे क्या है, ये टू टेल टेस्ट की बात है, टू टेल, दोनों टेल है, दोनों टेल है तो ये दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा और इधर भी उसका ओरिजिन बनेगा, जो एरिया जो हम लोग वहां पर भी जब बना रहे थे सेट कर रहे थे कि इस एरिया में फॉल करेगा, राइट? तो ये बोल रहा है कि यदि ये वैल्यू इधर की तरफ आएगा, इससे ज्यादा आया, मतलब इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आए, राइट, क्लियर, तो कोरिलेशन होगा, द सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। इधर की तरफ भी यदि आए तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आएगा, कोई नेगेटिव में आए कोई पॉजिटिव में आए, गॉट इट? तो ये मार्क करना है, देखना है, और इस बीच में यहां से यहां तक कोई कोरिलेशन नहीं है। वो वहां पर भी जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में भी वही देख रहे थे कि यदि उसके अंदर पड़ रहा है तब तो ठीक बात है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, और नहीं तो नहीं है। बीच वाला जो शेडेड एरिया जो नहीं था उसमें यदि पड़ रहा है तो नहीं था, करेक्ट, ठीक है, फाइन। सो कोरिलेशन में इफ कंप्यूटेड लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर लाइज इन द लेफ्ट टेल एट और बिलो द लेफ्टमोस्ट क्रिटिकल वैल्यूज, एट और बिलो, या तो इसी पॉइंट पे पड़ जाए या इससे कम, तो लेफ्ट माइनस में इधर की तरफ बढ़ते हो तो वैल्यूज कम होता है, हाँ, और पॉजिटिव में इधर की तरफ बढ़ते हो तो वो वैल्यूज बढ़ता है। तो ये बोला, वही इसीलिए बोला कि लेफ्ट टेल एट और बिलो द लेफ्ट मोस्ट क्रिटिकल वैल्यूज, और if it lies on in the right tail or right tail at or above the rightmost critical values, that is r, ये बोला r, देखो यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मॉडुलस में दे दिया, मतलब r का वैल्यू पॉजिटिव कर दिया, मतलब माइनस हो या पॉजिटिव हो, r का वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यूज, आर का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू होगा तो कंक्लूड दैट देयर इज ए सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम ऑफ लीनियर कोरिलेशन, कि मतलब लीनियर कोरिलेशन दोनों के बीच में है, ठीक है। नो कोरिलेशन कब होगा, इफ द कंप्यूटेड लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन टू क्रिटिकल वैल्यूज, that is r mod of r less than critical value यदि है तो conclude that there is not sufficient evidence to support the claim of linear correlation, मतलब इसके बीच में यदि आ गया वैल्यूज आपका तो कोई कोरिलेशन नहीं है, इधर आएगा तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। तो यहां का हाइपोथेसिस ऐसे करते हैं, समझ में आया, क्लियर? आर की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्रिटिकल से ज्यादा होनी चाहिए, यस यस, आर मॉड का वैल्यू सिग्निफिकेंट कोरिलेशन के लिए, ठीक है। कॉशन क्या बोल रहा है, रिमेंबर द मेथड्स ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू लीनियर कोरिलेशन इफ यू कंक्लूड दैट there does not appear to be a linear correlation, it is possible that there might be some other associations that is not linear, right? मतलब linear correlation नहीं है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि वो उसके बीच में कोई एसोसिएशन ना हो सकता है कोई दूसरा एसोसिएशन हो। फॉर एग्जाम्पल 10.2D में दिखाया वो क्या कर्व बन रहा था ना, एक कर्व, तो उसके बीच में भी एसोसिएशन था, ऐसा नहीं था कि एसोसिएशन नहीं था। ऑलवेज जनरेट ए स्कैटर प्लॉट टू सी द रिलेशनशिप दैट माइट नॉट बी लीनियर। तो वहां से आपको एसोसिएशन पता चल जाएगा, हो सकता है कि वो लीनियर ना हो बट इट इज एसोसिएटेड। ठीक है जी, आगे चलूं। हम तो सोच रहे हैं कि इसको स्टॉप कर देते हैं, 40 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, 40 मिनट्स हो चुका है। आई विल जस्ट स्टॉप इट हियर। मैं इनफ चीजें अभी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम आगे इसके बात करेंगे, ब्रेक दे करके ही करेंगे।